गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे द्वितीय सेक्टर की, यानी इकोनॉमी का जो सेकेंडरी सेक्टर है हम लोग उस पर बात करेंगे। बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है और उसके क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्या उसके सैद्धांतिक पहलू हैं, क्या उसके व्यवहारिक पहलू हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बच्चों, जैसा कि हमने बात किया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में तीन क्षेत्रक होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। हमने आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्रक में हम लोग शामिल करते हैं कृषि और संबंधित क्षेत्रों को, और द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं हम लोग उद्योगों को। तृतीय क्षेत्र में हम लोग सेवा क्षेत्र को शामिल करते हैं। इसी तीनों क्षेत्रों के उत्पादों को जब हम मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं, उत्पादों का मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं, और वह एक फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी बन जाता है। जब उसके बारे में हमने आपसे बताया, बात भी किया था। आज इस वीडियो में हम आपको क्लास टच देने की बात कोशिश करेंगे। जैसे बेसिकली क्लास में ऑफलाइन में आप पढ़ा करते हो, हम लोग यहाँ सीधे लेक्चर लेते हैं और आप तक कन्वे कर देते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि आप लॉकडाउन में खाली बैठे हैं और इसका फायदा कुछ ना कुछ लेते रहें, सैद्धांतिक पहलुओं को समझ लें। हालांकि हर फैक्चुअल बात को वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाना संभव नहीं होता, लेकिन चैप्टर के महत्वपूर्ण पहलू को आप जरूर समझ सकते हैं, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस वीडियो को लेकर के आते हैं। बच्चों, आज हम लोग लिखेंगे भी, यानी हम डिक्टेट करेंगे, आप लिखेंगे, और क्लास की तरह हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बच्चों, द्वितीय क्षेत्र को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में डिजाइन किया था। द्वितीय क्षेत्र अर्थात सेकेंडरी सेक्टर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं? तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? आखिर इसे सेकेंडरी क्यों कहते हैं, क्यों इसे प्राइमरी नहीं कहते थे? बच्चों, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्रों को के उत्पादों को अपने रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है। इसी वजह से सेकंड नंबर पे यह रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करता है, फलतः इसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है, यानी द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। चूंकि इसमें विनिर्माण का कार्य होता है, इसलिए विनिर्माण क्षेत्र भी इसे हम कहते हैं। लेकिन ये विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडस्ट्री करते हैं, और इसी वजह से इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर किस किस टाइप की इंडस्ट्री को इस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो बच्चों, आज हमने कहा था जैसे अभी कि हम आज डिक्टेट करेंगे, आप लिखते चलिए, क्लास की तरह हम आपको इसमें वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए, अध्याय 7, द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, और लिखिए, ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि विनिर्माण का कार्य उद्योगों द्वारा होता है,
फलतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। फलतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित उद्योगों को शामिल किया जाता है। नंबर 1 विनिर्माण। नंबर 2 खनन या उत्खनन। नंबर 3 निर्माण क्षेत्र यानी कंस्ट्रक्शन। नंबर 4 विद्युत एवं गैस। लेकिन बच्चों इस सेकेंडरी सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है, इस ग्रोथ को समझने के लिए अर्थशास्त्र में एक इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है जिसे हम IIP कहते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स। इस इंडेक्स में कौन कौन से क्षेत्र को शामिल करके इंडेक्स बनाया जाता है उसको लिखिए, नोट करिए। लेकिन पैरा चेंज करिए, लेकिन IIP ब्रैकेट में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रैकेट क्लोज में मात्र निम्नलिखित क्षेत्रों को ही, अर्थात निम्नलिखित उद्योगों को ही शामिल किया जाता है। नंबर 1 कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण क्षेत्र। नंबर 2 खनन एवं उत्खनन। निर्माण नहीं, पहला वाला विनिर्माण कर लीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग। पहला वाला मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र, दूसरा खनन एवं उत्खनन और तीसरा विद्युत एवं गैस। बच्चों आपने देखा कि पहले वाले में कंस्ट्रक्शन को हमने शामिल किया है, लेकिन IIP कंस्ट्रक्शन को शामिल नहीं करता। यानी जब वो इंडेक्स बनाता है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर में काउंट नहीं करता। बच्चों अब क्वेश्चन ये उठता है, आखिर इस औद्योगिक क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, किस प्रकार से ये योगदान करता है? तो नोट करिए, हेडिंग डाल लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान। नंबर 1 रोजगार सृजन में। नंबर 2 आर्थिक विकास में। नंबर 3 प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में। नंबर 4 क्रय शक्ति क्षमता की वृद्धि में। नंबर 5 विनिर्माण। नंबर 5 निर्यात वृद्धि में। अब बच्चों एक क्वेश्चन ये आपके दिमाग में पड़ता है, आता है कि आखिर अगर हम इस द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कितनी श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है? तो पैरा चेंज करिए और लिखिए, उद्योगों को सामान्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। उद्योगों को सामान्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र। नंबर 2 निजी क्षेत्र। नंबर 3 संयुक्त क्षेत्र। पैरा चेंज करके लिखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को परीक्षा की उपयोगिता के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए हमने सार्वजनिक क्षेत्र को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीजन किया है। जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जो नहीं आते उनको हमने गायब कर दिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज में, जुडिशियल सर्विसेज में जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को कवर किया जाए, बाकी एकेडमिक को छोड़ते चले।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जो पब्लिक सेक्टर है उसको सामान्यतः 3 श्रेणियों में विभक्त करेंगे। पहली श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं जिनको महारत्न की श्रेणी नाम दी गई है। दूसरा नवरत्न का और तीसरा मणिरत्न का। ये 3 हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन तीनों का ही हम नाम ले रहे हैं। तो नोट करिए 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। डैश कर दीजिए। नंबर 1 महारत्न उद्यम, नंबर 2 नवरत्न उद्यम, नंबर 3 मिनी रत्न उद्यम। हेडिंग डाल लीजिए महारत्न उद्यम। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट 2009 में आया था, इसीलिए ब्रैकेट करके आप 2009 में लिख दीजिए कि यह विचारधारा 2009 में आई। और फिर लिखिए महारत्न उद्यमों की संख्या वर्तमान में 10 है। जिनके नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। नंबर 2 भेल, BHEL, सब कैपिटल में होंगे, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नंबर 3 IOC, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। नंबर 4 सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नंबर 5 NTPC, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। नंबर 6 CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। नंबर 7 गेल, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नंबर 8 BPCL, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। नंबर 9 HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। नंबर 10 PGCIL, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 10 उद्यम ऐसे हैं जो इस समय महारत्नों की श्रेणियों में शामिल किए गए हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, आखिर कौन सी कंपनी महारत्न बन सकती है? किसे महारत्न कंपनी की बनने की अर्हता क्या है, या महारत्न कंपनी बनने के लिए उसे क्या करना होगा? तो हेडिंग डाल लीजिए महारत्न उद्यम होने की अर्हता, क्वालिफिकेशन टू बी महारत्न। नंबर 1 कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, अर्थात कोई भी ऐसी कंपनी जो पहले से नवरत्न रही हो वह महारत्न की श्रेणी में अपने क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद जा सकती है। नंबर 2 शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। नंबर 3 वैश्विक स्तर पर कारोबार हो। नंबर 4 पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए का औसत शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। नंबर नेक्स्ट पिछले 3 वर्षों में कंपनी का निवल मूल्य औसतन 15,000 करोड़ रुपए रहा हो। नंबर नेक्स्ट पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसतन कारोबार लगभग 25,000 करोड़ रुपए का रहा हो। यानी जो भी नवरत्न कंपनी इस क्राइटेरिया को पूरा करती है वह महारत्न की श्रेणी में चली जाती है। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए नवरत्न कंपनियां। लेकिन नवरत्न कंपनी की विचारधारा 1997 में रखी गई थी। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है। बच्चों समय समय पर इनके नाम बदलते रहते हैं, इसलिए आप इनको करंट की लिस्ट से देखते रहिएगा। जब आपको एग्जाम देना हो
तो उस टाइम पीरियड में करंट की लिस्ट में देख लीजिए कि कौन सा नवरत्न कंपनी है, एक बार हल की दृष्टि जरूर डाल दीजिए। अगली हेडिंग डाल लीजिए मिनी रत्न कंपनियां। लिखिए, मिनी रत्न की विचारधारा भी 1997 में रखी गई। मिनी रत्न उद्योगों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 मिनी रत्न फर्स्ट, नंबर 2 मिनी रत्न सेकंड। बच्चों दिमाग में रखिएगा, मिनी रत्न का कॉन्सेप्ट ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मिनी रत्न कंपनियों की संख्या हालांकि इस समय 73 है, लेकिन हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो उनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आपको महारत्न और नवरत्न कंपनियों के नाम ही याद रखना है। जब आप एग्जाम देने चाहिए तो जरूर इन नामों को एक बार पढ़ लीजिए, और एग्जाम के पहले एक लिस्ट यहाँ पर जरूर बना लीजिए जो आप नोट्स बना रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए MSME एक्ट 2006। MSME एक्ट 2006। M मतलब होता है माइक्रो, S मतलब स्मॉल, और फिर M मतलब मीडियम, E मतलब इंटरप्राइजेज एक्ट 2006। बेसिकली जो 2006 के पहले हम इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इन सब नामों से जानते थे। लेकिन इस क्षेत्र का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है ग्रामीण विकास में, लोअर तबके के विकास में, क्योंकि ये लोकल लेवल पर इस्टेब्लिश होता है, लोकल लेवल के लोगों की इनकम बढ़ाता है और लोकल लेवल पर रोजगार का सृजन करता है। परिवार के लोग इसमें जुड़ते हैं। इसी वजह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट अर्थात समावेशी विकास के लिए MSME सेक्टर का बड़ा योगदान है। भारत सरकार ने इस बात को अनुभव किया और इसी अनुभव के आधार पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए 2006 में MSMEs एक्ट लाया। MSME एक्ट में थोड़ा लिखिए, MSMEs एक्ट 2006 के माध्यम से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी व्यवस्थित करके 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया। इस क्षेत्र के प्लांट और मशीनरी में विनिवेश के आधार पर उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, नंबर 2 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नंबर 3 माइक्रो स्केल इंटरप्राइजेज या इंडस्ट्रीज। बच्चों दिमाग में रखिएगा कि चाहे वो मीडियम स्केल हो, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, चाहे वो माइक्रो स्केल हो, इसमें 3 श्रेणी में भी 2-2 श्रेणियां हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। क्योंकि कोई भी उद्यम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम कर सकती है और वह सर्विस सेक्टर में भी जुड़ी हो सकती है। तो इस तरह से सबके दो डिवीजन हैं। अब बच्चों एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए प्लानिंग बड़ी आवश्यक है, नीतियां बड़ी आवश्यक हैं। जैसे कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि नीतियां थी, ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए समय समय पर भारत सरकार ने औद्योगिक नीतियां लाई थी। तो हेडिंग डाल लीजिए भारत में औद्योगिक नीतियां। लिखिए इसमें औद्योगिक नीति से आशय
किसी भी देश की उस आर्थिक नीति से होता है, किसी भी देश की उस आर्थिक नीति से होता है जिसके माध्यम से वह अपने देश में औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देता है, औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देता है और औद्योगिकरण की प्रक्रिया को त्वरित करके औद्योगिक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करता है। पैरा चेंज करिए। औद्योगिक नीति के दो पक्ष होते हैं। नंबर 1 सैद्धांतिक पक्ष यानी थ्योरेटिकल, जो आर्थिक दर्शन को प्रकट करता है, नंबर 2 व्यवहारिक पक्ष, जो यह बताता है कि किस कार्य नीति से आर्थिक दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए, हेडिंग डाल लीजिए औद्योगिक नीति के उद्देश्य, यानी औद्योगिक नीतियों के उद्देश्य क्या होते हैं। तो आइए हम इसे समझने की कोशिश करें। नोट करिए, औद्योगिक विकास, पॉइंट वैल्यू नोट करिए, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता तथा समावेशी विकास। नंबर 2 औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देकर सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को कम करना। नंबर 3 घरेलू तथा विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। नंबर 4 सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। नंबर 5 आधारिक संरचना के विकास को बढ़ावा देना। ये आर्थिक नीतियों के उद्देश्य हैं, औद्योगिक नीतियों के उद्देश्य हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए प्रमुख औद्योगिक नीतियां। सेंटर हेडिंग है, साइड हेडिंग डाल लीजिए औद्योगिक नीति 1948। औद्योगिक नीति 1948 यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। इसमें लिखिए यह नीति तत्कालीन औद्योगिक एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रस्तुत किया था। इस नीति के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी होगी। इस औद्योगिक नीति के माध्यम से भारतीय उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया। डैश कर दीजिए। नंबर 1 प्रथम श्रेणी में बड़े उद्योगों को रखा गया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार रखा गया। दूसरी श्रेणी में आधारभूत उद्योगों को रखा गया। नंबर 3 तीसरी श्रेणी में रासायनिक, चीनी, सूती, वस्त्र जैसे उद्योगों को रखा गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी की कल्पना रखी गई। नंबर 4 चौथी श्रेणी में शेष बचे उद्योगों को रखा गया। यहीं पर एक छोटा सा नोट करके लिखिए, नोट डैश कर लीजिए। 1951 में इंडस्ट्रीज
ब्रैकेट में डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ तथा ताकि निजी क्षेत्र के अवांछित विस्तार को रोका जा सके। बेसिकली निजी क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए ये लाया गया था। बच्चों 1948 की औद्योगिक नीति बहुत पुरानी है, इसलिए हम इस पर बहुत डिटेल बात नहीं कर रहे। फिर आइए हेडिंग डाल लीजिए औद्योगिक नीति 1956। उन्नीस की औद्योगिक नीति एक विस्तृत औद्योगिक नीति थी, लेकिन इस नीति के माध्यम से भी सार्वजनिक क्षेत्रों को ही बढ़ावा दिया गया। निजी क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं दिया गया। हालांकि निजी क्षेत्र के अस्तित्व की आवश्यकता को महसूस किया गया। बच्चों अगली हेडिंग डाल लीजिए, ये भी पुरानी नीति है इसलिए हम इस पर और डिटेल नहीं जा रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए औद्योगिक नीति 1977। इसमें लिखिए यह नीति जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाई गई थी। इसमें लघु और कुटीर उद्योगों पर अधिक फोकस किया गया। इस नीति में संयुक्त क्षेत्र के महत्व को समझा गया और इसे बढ़ावा दिया गया तथा देश के औद्योगिकरण के लिए प्रत्येक जिले में औद्योगिकरण का वातावरण तैयार करने के लिए जिला उद्योग केंद्रों की संकल्पना की गई। जिला उद्योग केंद्रों की संकल्पना की गई। इसी नीति का प्रभाव रहा कि हिंदुस्तान के सारे जिलों में एक जिला उद्योग केंद्र बनाए गए, जो आज बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व आपको देखने को मिलेगा। हेडिंग डाल लीजिए औद्योगिक नीति 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। देखिए यह नीति राव मनमोहन मॉडल का परिणाम था और उसी का प्रतिरूप भी। बेसिकली बच्चों 1990s के डिकेड में आपने देखा था हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग कोलैप्स होने की स्थिति में थी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर सिंह साहब थे तो उन्हें सोना गिरवी रख करके अपनी क्रय शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करना पड़ा। इसी के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट जब आई, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने, तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहयोग से इस उदारीकरण की नीति को लाया था। 1991 की औद्योगिक नीति को लाया था। तो नोट करिए नीचे जहां तक लिखे हैं। इस नीति के आधार स्तंभ थे, डैश कर दीजिए। नंबर 1 उदारीकरण, नंबर 2 निजीकरण, नंबर 3 वैश्वीकरण, नंबर 4 बाजारीकरण। इस औद्योगिक नीति में पैरा चेंज करके लिखिए। इस औद्योगिक नीति में डैश करिए, पॉइंट वाइज लिखिए। औद्योगिक लाइसेंसिंग, दूसरा पॉइंट एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार। अगला पॉइंट सार्वजनिक क्षेत्र
अगला पॉइंट विदेशी निवेश। अगला पॉइंट विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में, विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में नीतिगत निर्णय लिए गए। बच्चों, हमने संक्षिप्त में ये सारी बातें करी हैं, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, तो उनको नोट करिए। हेडिंग डाल लीजिए प्रमुख शब्दावलियां, और इसमें लिखिए शून्य उद्योग जिला। शून्य उद्योग जिला का मतलब ऐसे जिले जिसमें कोई उद्योग नहीं लगा है। नंबर 2, फेरा, कैपिटल F, कैपिटल E, कैपिटल R, कैपिटल A, फेरा। फुल फॉर्म है इसका फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट 1947। इसी को 1999 में बदल दिया गया, जिसका नाम रखा गया फेमा। तो तीसरा पॉइंट लिखिए फेमा, सब कैपिटल में होंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वहां रेगुलेशन था, यहां रेगुलेशन की जगह पर मैनेजमेंट हो गया। अगला ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय। अगला MRTP, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969। अगला CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2003। अगला BIFR 1987, बेसिकली ये बीमार कंपनियों को ठीक करने के लिए लाया गया था। BIFR 1987, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अगला है सीका, सिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन एक्ट, सिक इंडस्ट्रीज कंपनी एक्ट 1985। अगला NCLT 2002, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगला NCLAT 2002, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, 2002 का ये भी है। अगला लिखिए सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और अगला टर्म यूज होता है हवाला। बेसिकली हवाला एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से काला धन एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता है। तो बच्चों, संक्षिप्त में ये चैप्टर यहीं तक, हमने बेसिक पहलुओं को सारा शामिल कर लिया है। अगर इस हमारे वीडियो को पढ़ करके, समझ करके, नोट्स बना करके आप बुक पढ़ते हैं, तो आप निश्चित तौर पर बुक समझ पाएंगे और फिर फैक्चुअल चीजों को